सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में हम बात करेंगे ईरान इजराइल सिचुएशन कहां तक पहुंची है, इसमें क्या पेशरफ्त हुई है। जंग बंदी तो बरकरार है मगर खतरात के बादल अब भी मंडला रहे हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक ईरान के हसास जौहरी मकामात पर मौजूद सेंट्रीफ्यूजेस की अक्सरियत महफूज रही, जबकि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी महदूद नुकसान पहुंचा। तज्ज़िये में बताया गया कि इन हमलों से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ चंद माह के लिए पीछे धकेला जा सका है। ईरान की टेक्निकल और जो साइंटिस्ट जो सलाहियत है साइंसी, वो उसके हवाले से ये बरकरार है, ये बताया जा रहा है इस तज्ज़िये में। जबकि नेटो समिट हेग में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन दावों को झूठ और गुमराहकुन करार देते हुए कहा है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया गया। ईरान को न्यूक्लियर हथियारों की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ये भी उनका स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने गज़ा में भी जंग बंदी के हवाले से बातचीत की। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ऐलान किया कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम किसी सूरत बंद नहीं होगा। अब्बास इराक़ची ने कहा कि इस प्रोग्राम के लिए ईरानी साइंसदानों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इस बयान के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर के दोबारा हमलों की धमकी भी सामने आ चुकी है। जबकि ईरान में इजरायली जासूस नेटवर्क से ताल्लुक़ के शुबे में सैकड़ों अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 700 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया है। ये लोग ईरान इसराइल जंग के दौरान अहम इंटेलिजेंस मालूमात इसराइल भेजते हुए पकड़े गए। ये सारी गिरफ्तारियां 12 रोज़ के दौरान हुई हैं। अब सिचुएशन क्या बनेगी, आगे का मंजरनामा और कब तक ये जो सीज़ फायर है ये इंटैक्ट रह सकती है, क्योंकि इसके बाद जो अब सारी सिचुएशन बन रही है जिसमें फिर से कहा गया है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकता डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तो फिर आगे निगोसिएशंस कैसे होंगी। और इसके अलावा जो इस वक्त ख़तरात के बादल मंडला रहे हैं उसको देखते हुए क्या किया जा सकता है, ऑप्शंस क्या हैं, इस पर हम आज तजिया लेंगे। पैनल पर हमारे साथ एहतशामुल हक साहब हैं, हमाद रुहेला साहब हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हैं। तीनों को हम वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। आगाज़ करूँगी मैं एहतशाम साहब आपसे, इस वक्त क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जो मैं देख रही थी कि ईरानी पार्लियामेंट ने सस्पेंड कर दिया है IAEA के साथ जो उनकी कॉपरेशन है, और इस हवाले से जो बिल है वो मंजूर कर लिया गया है ईरानी पार्लियामेंट में। तो ये जो कॉपरेशन अब सस्पेंड की जाएगी, एक तो इसके नताइज क्या होंगे, दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात सामने आ रहे हैं ये तो फिर मामला हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ख़राब करने की जानिब है। सीज़ फायर तो हो गई है, लेकिन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से वो कह रहे हैं कि नहीं रख सकते ये, इस पर तो ईरान पहले भी गिव अप नहीं कर रहा था और तभी ये सिचुएशन जाकर बनी थी। देखिए हमना IAEA के हवाले से तो एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो सामने आई है उसमें पाकिस्तान, इंडिया, इज़राइल, कोरिया, ये तो देखें ये सिग्नेटरी है ही नहीं किसी प्रोफिलेशन के, लिहाजा इन पे तो कोई कदर नहीं लगती, कोई लॉ इसमें इन पे नहीं लगता। ये लॉ सिर्फ लगा है बेचारे ईरान के ऊपर जिसने NPT साइन किया हुआ था। सब कुछ करने के बावजूद आपने देखा मुस्तकिल बुनियादों पे उनके इंस्पेक्टर्स जो है ना, आपने देखा तेहरान में रहते थे, हर साल उनका मुआयना किया जाता था, उनकी सारी की सारी इंस्टॉलेशंस का, न्यूक्लियर साइट्स का कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और अब तक तो यही रिपोर्ट्स आती रही उनकी तरफ से भी और बाकी तमाम दुनिया की बड़ी बड़ी जो हम देख रहे हैं जौहरी तवानाई के मामले में बड़े बड़े थिंक टैंक है कि वो रूल रेगुलेशन को बाकायदा तौर पे एडहेयर कर रहा था ईरान। बहरहाल अच्छी बात, दो चीज़ें हुई हैं, एक तो आमना जंग बंद जो हो गई है, मेरा ख्याल है ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। अभी आप देख लें हमारी कल स्टॉक मार्केट 6000 जो है ना वो बुलंद गई है, इस तरफ सारी दुनिया की मार्केट ऊपर चली गई है। $85 बैरल से नीचे $62-65 पे तेल आ गया, और जो बढ़ने का ख़तरा लग रहा था, जहाँ इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होनी थी, उसके साथ साथ जिसका आप जिक्र कर रही हैं अगली तीसरी जंग की भी बात हो रही थी, आलमी जंग की, उस ब्रिंक से तो वापस आ गए हैं। अब दोनों मुल्कों को भी, ईरान और इज़राइल को अंदाज़ा हो गया अपनी अपनी ताकत का कि वहाँ कहाँ खड़े हैं, और ख़ुसूस तौर पर इज़राइल को तो अंदाज़ा हो गया है कि वो कितना लीथल प्रोग्राम ईरान का है। उनके कहा जाता है उनके मनसूबा साज जो हैं उनको हिला के रख दिया ईरान ने, इज़राइल के मनसूबा साजों को, कि इनका मिसाइल शिकन प्रोग्राम किसी को पता ही नहीं था कि इतना ताकतवर है। अब अगला सवाल ये कि एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो आपने देखा सहूलतकारी की बड़े ज़बरदस्त तरीके से इज़राइल के साथ, और फिर उसके बाद आपने देखा वो सालिसी भी करने के लिए सालिस भी का किरदार भी उन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से अदा किया।
अब जो फ्यूचर का आमना सिनेरियो बन रहा है उसमें तो यह है कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी नेटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प की। एक तो वो जिस तरह CNN और आपने देखा न्यूयॉर्क टाइम को लताड़ रहे हैं, बल्कि लफ्ज़ स्कम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मतलब है गंदगी का ढेर। और वो बार बार वही कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं पीट्स जो उनके हैं डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और मार्को रूबियो, वो सारे कह रहे हैं जी हमने बिल्कुल तबाह करके रख दिया ईरान की सारी जोरी तवानाई को। लेकिन साथ साथ जो खबरें आ रही हैं ना सिर्फ मगरबी मीडिया से बाकी और जो वो भी ऐसा नहीं हुआ। और ये कहा जा रहा है कि जी 400 kg के करीब जो है ना किलो के करीब वो यूरेनियम मवाद वहाँ से लेके चले गए। तो देखिए ये अब तो आगे चल के हमें कुछ अर्से के बाद पता चलेगा कि असल सूरत हाल क्या है। देखिए मिडल ईस्ट में जो नक्शा बन रहा था, अभी देखें ये एक बहुत बड़ा ईरान का इत्तेहादी है कतर और बहरीन। कतर पे हमला किया लेकिन कहा जा रहा है वो भी खामोश हो गए। ये सारे से प्री प्लान था ताकि किसी तरह से गुस्सा ठंडा कर दिया जाए। आज आपने देखा बातें हंसते हुए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये भी कहा कि नाउ ईरान इज सेटिस्फाइड, कि हम भी खामोश रहे। उन्होंने भी एक किस्म का बदला लेके कह दिया कि जी हम जंग बंद करने के लिए तैयार होंगे, तो दोनों अपनी जगह से पीछे हट गए। एक अहम इशू जिसके बारे में कहा जा रहा है हमना कि इजराइल का अनफिनिश्ड एजेंडा वो था रजीम चेंज। देखिए इसके बारे में कहा जा रहा है कि पहले भी और लास्ट मिनट में भी सब जगहों पे बात हुई थी कि इससे जितनी अफरा तफरी फैलेगी ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरा रीजन अदम इस्तेकाम का शिकार होगा। फिर मिसाल दी जा रही है कि जो लिबिया में हुआ, इराक में हुआ, शाम में हुआ, ये करने से मिडल ईस्ट का नक्शा ना सिर्फ ख़राब होगा, अमेरिकन के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। चाइना रशिया ने लास्ट मिनट पे थोड़ा सा तड़ी दिखाने की कोशिश किया लेकिन वो बात इतनी बनी नहीं जितनी बननी चाहिए। अब आगे चल के अब देखते हैं आइंदा क्या होगा। लेकिन बाज़ार ये लग रहा है कि ये सीज़ फायर जो है ना तक़वियत लेगी, पकड़ेगी और दोनों तरफ से मेरा ख्याल है जिसको कहा जा रहा है कि इसको अडेयर करेंगे। और आखिरी बात आमना यह है कि ये बात अब सब लोग कह रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बड़ी हद तक इंटैक्ट है। भले वो कहते रहे जी 30 स्टोरी बिल्डिंग की तरह हमने उनको तबाह कर दिया है, लेकिन ईरानियों को पता चल गया था हमला होने वाला है, तो डेफिनेटली उन्होंने इसके लिए कोई मैयर लिए होंगे, यूरेनियम राइट लेफ्ट किया होगा और कहा जाता है कि जी उनकी और सेफर साइड है वहाँ पे लेके चले गए होंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमारे जैसे मुल्क के लिए हमने एक जिसको कहते हैं हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि ये जंग का नक्शा अगर बदलता है फैलता है तो हम देखें नेक्स्ट डोर नेबर है, हमारे लिए जो मुश्किलात होनी थी हम उससे बच गए, अल्लाह करे ये हो। दूसरी आखिरी बात गज़ा के बारे में आज प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है उसके लिए हमारा सेपरेट प्लान है। इस जंगबंदी के बाद हम उस तरफ जा रहे हैं, अल्लाह करे गज़ा में भी मामला रुक जाए और मेरा ख्याल है फिर उसके बाद हम अमन की बात सोच सकते हैं कि कहीं हो रही जी। लेकिन मसूद साहब जो अभी इजरायली प्राइम मिनिस्टर का रवैया है, जब वहाँ से अभी भी हम देख रहे हैं थ्रेट्स आ रही हैं दोबारा अटैक करने के हवाले से, और जो कल सिचुएशन हुई जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ज़बरदस्ती इस जो आगे हम देख रहे थे कि बाद में फिर दोबारा मामला चले सीज़ फायर के बाद जो वायलेशंस हुई हैं उसको रुकवाया था, उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि अभी ये सीज़ फायर किस हद तक इंटैक्ट रहेगी? और दूसरा ये कि अब टेबल पर अगर निगोसिएशन होती तो किस तरह से होंगी, किन टर्म्स पर होंगी? न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम से ईरान हमें पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहा। अमरीकी मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि वो चंद माह पीछे रह चुका है, लेकिन जो अमरीकी प्रेसिडेंट हैं या वाइट हाउस है वहाँ से बारहा ये कहा जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है इस चीज़ को कि इनको न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम हम नहीं बनाने देंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि हमने तबाह कर दी है। तो अब आप कैसे आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में सीज फायर तो हुआ है, फ्रीजाइल है, और जिस तरीके से हमने देखा कि वायलेशंस भी हुई, और दैट्स वाई प्रेसिडेंट ट्रम्प की हमने बातचीत देखी और बड़ा गुस्से में थे जब उन्होंने कहा इसकी सही मानों में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जहाँ पे NPT की बात है, देखें ईरान का तो उसने ऑलरेडी उस पर साइन किया हुआ है, और अब जो अंडरस्टैंडिंग रिपीट नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल ऐसे ही गुस्सा था प्रेसिडेंट ट्रम्प को, बकायदा गाली भी दी आपने उन्हें जी। चलें मसूद साहब जी सर, तो वो उसमें अभी ये है कि उसमें जो अंडरस्टैंडिंग है, जो न्यूयॉर्क टाइम ने या दाएं बाएं सब ने लिखा है कि इन कंडीशंस पे बात होगी कि ईरान विल डिसमेंटल विद द रिमेनिंग इनरिचमेंट साइट्स हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज हैं, एक वो चीज होगी। सेकंड ये होगी दे विल नॉट इनरिच यूरेनियम, और उन्होंने इवन फॉर पीसफुल मीन्स जिसके लिए वो चाहते हैं इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, उस पर भी उन्होंने कहा ये सेकंड चीज होगी। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जिस पे बातचीत जो होगी या जिसको आगे उन्होंने कंडीशन है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मॉनिटर भी करेगा और वेरीफाई भी करेगा। ये कंडीशन है, और उनके बकौल ये है कि ये चीजें उनको कन्वे की गई थी बिफोर दिस सीज फायर। जब हम बातचीत पे बैठेंगे तो इन चीजों पे हमने बात करनी है। सो उनमें क्लैरिटी है एज फार एज द अमेरिकन आर कंसर्न, यूरोपियन यूनियन भी इस पे ऑन बोर्ड है,
नेटो वाले ऑन बोर्ड थे, इवन रशिया और चाइना भी ये कहते हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना करे। सो ये एक फैक्टर है। फिर अभी देखें कि एंटनी ब्लिंकन ने एक आर्टिकल लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स में। अव्वल तो उसने अपोज किया था कि स्ट्राइक्स होनी नहीं चाहिए थी, और उन्होंने ये भी लिखा कि 18 से 24 महीने के अंदर देयर वाज ए पॉसिबिलिटी, उनके पास टाइम था, वो डेवलप कर सकते हैं न्यूक्लियर वॉरहेड। लेकिन उन्होंने कहा डिप्लोमेसी को यूज करना चाहिए था इंस्टेड कि आपने जाकर स्ट्राइक्स की। बट ही सेज कि जो स्ट्राइक्स हुए हैं B-2 बम्बर्स के, उन्होंने कहा वो दैट हैज डैमेज बट दैट हैज नॉट डिस्ट्रॉयड द स्ट्रक्चर्स। सो इसका मतलब ये है थिंग्स आर इंटैक्ट। स्पेशली फर्दो की बात करें, विच वॉज हाफ ए माइल अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे था, और जो उसके सेंटर फ्यूजेस थे वो नीचे थे। तो वो अब प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि देखें ईरान पे जब टेबल पे बैठेंगे, अगर वो सैंक्शंस लिफ्ट नहीं होते लगेंगे, मजीद पाबंदियां लगेंगे, तो ईरान के लिए मसाइल पैदा होंगे। तो ईरान की यकीनन कोशिश होनी चाहिए। वन एंड जो एनपीटी की अभी बातचीत चल रही है कि हम एनपीटी से बाहर निकल सकते हैं, तो उसमें यह है कि मिसालें भी हैं कि नॉर्थ कोरिया विड्रॉ कर गया और उसके बाद उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किया। लेकिन इस केस में मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि आज भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रही है कि वी विल नॉट अलाउ ईरान टू डेवलप ए न्यूक्लियर वेपन। सो मेरा ख्याल में जब बातचीत इस पे होगी, और डिपेंड करता है कि बातें अभी क्या ईरान इस पर करता है, सैंक्शन मजीद लगती हैं, लिफ्ट होती हैं, और फिर देखें कि जिस तरह मोदी साहब ने कहा था कि देयर इज ए पॉज इन ऑपरेशन सिंदूर, तो वहाँ इजरायली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि ये फेज 1 था, वी विल स्टार्ट विद फेज 2। तो मेरा ख्याल में कंफ्यूजन भी है। लेकिन असल मसला क्या है, जिस तरह इंडिया की ह्यूमिलिएशन हुई थी, और इसी तरीके से इसराइल के साथ भी यही हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे डिस्ट्रक्शन हुई है, ईरानी मिसाइल्स ने हिट किया है, जी तो क्योंकि वो खुद अपने लेवल पे पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सके, सो देयरफॉर दे ड्रैग्ड अमेरिका इनटू इट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हमाद, एक तो आप तज्जिया कीजिएगा हालात का, उसके साथ साथ ये ज़रूर ऐड ऑन कीजिएगा कानूनी नुक्ता नज़र से, क्या ईरान के ख़िलाफ़ तो इस बार कोई ऐसा कोई किसी अदालत में कोई मुकदमा भी कायम नहीं किया गया? क्योंकि जब अफ़गानिस्तान वाली सारी सिचुएशन थी उसमें एक झूठा सच्चा मुकदमा कायम करके उस वक्त दुनिया भी अमेरिका के साथ खड़ी थी। इस बार ये तकल्लुफ़ नहीं किया गया, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से प्रूव कर पाएंगे? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। पहले तो मैं इस बारे में बात करूंगी, जो सीज फायर की बात हो रही है, जंग 12 दिन की हो या 12 घंटे की हो, ये अच्छे अच्छों के 12 बजा देती है। हमने देखा है कि ये जंग जो 12 दिन चलती रही है, ये बहुत से लोगों के, बहुत ममालिक के, और हर किसी पे, और राइटली तो हवास पे सवार रही है। और जब खबरें आई हैं कि सीज फायर हो रहा है, एक टेम्पररी कामनेस आ रही है, तो उसको भी खुशाइन कहा गया, जो कि बिल्कुल एक खुशाइन बात है। सुख का सांस लेने का एक वक्फा जरूर है, लेकिन शायद इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जैसा मैंने कहा कि ये हवास पे तारी रहती है, तो ये हमें नजर भी आया सदर ट्रंप के बारे में, जब उनको लगा कि ये कामनेस को वायलेट किया जा रहा है, तो उनका लैक ऑफ कामनेस भी हमें नजर आया, जिस तरफ एहतशाम साहब ने भी यही इशारा किया था, जो हम रिपीट नहीं कर सकते। जहां तक सीज फायर की बात है, डी एस्केलेशन की बात है, तो इसको समझने के लिए हमें डिप्लोमेटिकली भी देखना पड़ेगा, इस इशू को प्रैक्टिकली भी देखना पड़ेगा, और लीगल एंगल से भी देखना पड़ेगा। जब भी कोई जंग शुरू होती है या जारी होती है, तो उस सिलसिले में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से औकात आते हैं, बहुत से वक्त आते हैं जब वक्ती तौर पर जंगबंदी कर दी जाती है। क्या उस जंगबंदी को अमन का पेश खेमा कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ये समझने की जरूरत है। सबसे ज्यादा इस सिलसिले में जो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सामने आते हैं, मैं वो आपके सुनने वालों के सामने रख देता हूं ताकि पोजीशन वाजे हो जाए। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज एक टूल है सामने आता है, वो ट्रूस कहलाता है। यानी कि जब जंग जारी होती है, तो जो भी कोई कमांडिंग ऑफिसर होता है, अगर उसको ऐसा लगे कि कोई ऐसी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, कोई वुंडेड है ऐसे एरिया में, या कोई ऐसी जानी नुकसान हो चुका है, या उसको कोई ऐसी खबर आए कि शायद ममालिक में अमन होने जा रहा है, तो वो एक ट्रूस कर सकता है अपनी डिस्क्रिप्शन में ऑपोजिट फौज के। महदूद मुद्दत के लिए होता है, महदूद रकबे के लिए होता है, पैमाने पे जो जंग होती है उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता, कहते हैं। ज्यादातर इनफॉर्मल होता है, इसको ये जरूर कह सकते हैं कि दिस इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड हॉस्टिलिटी, जो कि एक बहुत छोटे पैमाने पे होता है, लेकिन ये भी एक अच्छी चीज होती है। सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज वो स्टेज है जहां मुझे लगता है कानूनी नजर में, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक इस वक्त ईरान और इसराइल और पाकिस्तान और भारत भी सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज पे खड़े हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने नहीं आया जिसको हम कह सकें इन्फोर्सेबल हो।
क्योंकि जब एक लीगली इन्फोर्सेबल इंस्ट्रूमेंट हम किसको कह सकते हैं, एक सीज फायर एग्रीमेंट को। जब सीज फायर एग्रीमेंट होता है तो ममालिक उस सिलसिले में आपस में बैठते हैं, कवायद और ज़वाबित तय करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स कैसे होगा, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स का क्या लेना देना होगा, डीमिलिटराइज कैसे किया जाएगा एरिया को। और जब इस तमाम एग्रीमेंट को अगर ट्रीटीज की तरीके से लिया जाए, बायलैटरल ट्रीटीज के तौर पर इसको बनाया जाए, इसको कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन के को सामने रखते हुए इस ट्रीटी को बनाया जाए, इस एग्रीमेंट को बनाया जाए, तो वो लीगली इन्फोर्सेबल होता है। सिजेशन ऑफ वॉर इन इटसेल्फ जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता, लिहाजा उसकी अगर वायलेशन होती है तो उसके ऊपर कोई लीगल रिप्रिकॉशंस उन ममालिक के ऊपर नहीं आते। यूज ऑफ एक्सेस फोर्स तो गैर कानूनी है ही, लेकिन कोई एडिशनल लीगल रिप्रिकॉशन सामने नहीं आते। तो अगर तो जैसे मैंने अर्ज किया कि वियना कन्वेंशन को सामने रखते हुए एग्रीमेंट किया जाए सीज फायर का, या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू रेजोल्यूशन पास करवाया जाए चैप्टर 7 के अंदर, तब ये सीज फायर जो है लीगली इन्फोर्सेबल भी होता है और उसकी वायलेशन की सूरत में लीगल रिप्रिकॉशंस भी देखने पड़ते हैं। एक और जो लीगल इंस्ट्रूमेंट इसके साथ डिस्कस होता है वो आर्मिस्टाइज कहलाता है। बेसिकली ये होता है जब ममालिक आपस में बैठते हैं और एक सीज फायर के ऊपर तय आ जाता है तो वो ऑफिशियल कर देते हैं कि हाँ और एक्टिविटीज को परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है। इस सस्पेंशन को भी फॉर्मल कंक्लूजन नहीं समझना चाहिए वॉर एक्टिविटीज का, उसके लिए अलहदा से पीस ट्रीटी का होना बहुत जरूरी है। मैं मिसाल देकर आपको, आपके सुनने वालों को समझाता चलूं कि 1918 में 11वें महीने की 11 तारीख को दिन के 11 बजे, सुबह के 11 बजे एक एमरेस्टस एग्रीमेंट साइन हुआ था जर्मनी का, जिसके नतीजे में हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर 1 कंक्लूड हो गई थी, नवे खत्म कर दिया गया था, उसको रोक दिया गया था, लेकिन उसको पीस का फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं समझा गया था। हमने उसके बाद देखा जून 1919 में अलहदा से एक ट्रीटी साइन की गई जिसको ट्रीटी ऑफ वुसाय कहा जाता है, उसके तहत पीस की अनाउंसमेंट हुई थी। इसके बरक्स अगर आप कोरिया, जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया की मिसाल लें तो वहां पर भी ऐसा एग्रीमेंट साइन हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई पीस एग्रीमेंट सामने नहीं आया, जिसकी एब्सेंस की वजह से आप एक्सपर्ट्स को अक्सर ये सुनते होंगे, वो कहते हैं कि अभी तक ये ममालिक हालत जंग में है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई पीस का नहीं हुआ। ऐसे सूरत में हमें बैनुल अक़वामी इदारों की तरफ देखना इशारा कर रही थी। कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन इज नॉट क्रिएटेड टू टेक मैनकाइंड टू हेवन बट टू सेव देम फ्रॉम हेल, लेकिन शायद इस वक्त वो ये काम भी नहीं कर रहे। जहां तक इनकी जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन का ताल्लुक है, वो तो रिकमेंडेशन होती हैं, उस तरीके से उनकी इन्फोर्सिबिलिटी में कई मसाइल सामने आते हैं। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल चैप्टर 7 के अंदर कोई रेजोल्यूशन पास करती है तो वो लीगली इन्फोर्सिबल होती है। 2011 में हमने देखा, लीबिया के मामले में हमने देखा कि ऐसी रेजोल्यूशन पास की गई थी। इस वक्त भी इस इदारे को सामने आना चाहिए कि पाक भारत मामले में भी, ईरान इसराइल मामले में भी ऐसी करनी चाहिए जैसे बता। जी बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल ठीक। इंटरनेशनल जो हम देख रहे हैं इदारे हैं, ख़ास तौर पे जो इंसाफ के इदारे हैं, उनको अपना किरदार निभाना होगा। बहुत शुक्रिया हमाद रुहेला, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी। हम सब हमारे साथ ही एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम स्टोरी है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। न्यूयॉर्क की सियासत बदल रही है और इस तब्दीली का चेहरा है ज़ोहरान ममदानी, एक मुसलमान, एक बेबाक आवाज़, जिसने न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बनने की राह हमवार कर ली है। क्योंकि न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने मेयर के इंतखाब के लिए ज़ोहरान ममदानी से शिकस्त तस्लीम कर ली है। और सिर्फ ये जीत ही नहीं, बल्कि ज़ोहरान ममदानी अपने बेबाकाना बयानात से भी आलमी मीडिया को चौंका रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अगर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हुक्म पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उनके अरेस्ट वारंट हैं। यही नहीं, उन्होंने भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाब करार देते हुए उनके साथ किसी भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकार कर दिया। ममदानी के इन दो टोक ख्यालात ने इजराइल और भारत में सिफारती हलकों को हिला कर रख दिया और सोशल मीडिया पर खूब शोर मचा। एशियाई नशाद ममदानी की कामयाबी तब्दीली का नुक्ता आगाज़ हो सकती है, लेकिन क्या ज़ोहरान ममदानी का बयानिया अमेरिका जैसे मुल्क में सियासी कामयाबी का नया मेयार? ये एक सवाल है, एहतशाम साहब के सामने लेके जाएंगे। एहतशाम साहब, कैसे देख रहे हैं? हम देख तो रहे हैं कि काफ़ी इनका चर्चा तो हो रहा है, इनका बयानिया पसंद भी किया जा रहा है, लेकिन जिस वक्त हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में जो मामला इस वक्त चल रहे हैं और इनकी एक हिस्ट्री भी रही है कि ये प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट भी हैं,
तो इस बयानिए के साथ ये वहाँ पर अपनी जगह बना पाएंगे कामयाबी के साथ, या फिर हम देखेंगे कि जैसे मामलात होते रहे हैं, रिगिंग वाले मामलात भी चलते रहे हैं? अभी तक तो हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी इनके वो हैं, चांसेस हैं कि ये मेयर बनकर सामने आते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि नताइज बिल्कुल बरक्स आ जाएं? देखिए, हम ना जिस तरह ये बड़ा वाज़े तौर पे हमने देखा, जितना बेबाक तरीके से ये ज़ोरान ममदानी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, आम तौर पे तो कहा जाता है कि इस तरह इतनी खुल के गुफ्तगू करना और बड़े बड़े लीडरों को क्रिटिसाइज़ करना, जिस तरह नेतन्याहू और मोदी के बारे में इस तरह की बातें करना नॉर्मली लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो जिस तरह आपने भी बताया कि बड़े रिनाउंड फ़लस्तीन एक्टिविस्ट हैं और बात छुपाते नहीं हैं, बुनियादी तौर पर देखें युगांडा में पैदा हुए थे, इंडियन ओरिजिन के ये हैं, और जिस अंदाज से आपने देखा इन्होंने जो साबिक गवर्नर जो पॉलिटिकल कम बैक करना चाहते थे, क्योमो एंड्रियो, 67 एज उनकी है, और वो आपने देखा 4 साल पहले हैरेसमेंट के ऊपर केसेस बने थे और अभी तक केसेस से जान नहीं छुड़ाई और दोबारा आना चाह रहे थे कि मेयर के तौर पे आए वहाँ पे। देखिए, न्यूयॉर्क का मेयर का इलेक्शन जब भी आमना होता है ना, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इसको पब्लिसिटी मिलती है, और ये ख़ास तौर पे 70s के बाद से ये हुआ कि जब आपने देखा न्यूयॉर्क में बेताशा लॉलेसनेस थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हुआ, 90s के बाद जाके ठीक हुआ। लिहाजा जो भी मेयर आता है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। आजकल जो ब्लैक एक मेयर हैं उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि न्यूयॉर्क में दोबारा से सूरत हाल ख़राब हो रही है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वहाँ पे मैं गया हूँ, पिछले साल गया हूँ, मेरे लिए बड़ा बहुत ही जिसको कहते हैं अफसोस हुआ था कि बेशुमार जगहों पे जो गन मैंने देखा, ख़ास तौर पे हमने देखा ये मेडिसन स्क्वायर गार्डन वाला, और फिर उसके बाद आप चली जाएँ मेन जगह जो में है ना 5th एवेन्यू पे, तो वो कहा जा रहा है कि इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जो नया मेयर बनने जा रहा है ना, उसकी बड़ी अहमियत। लेकिन हम ना इनके लिए कि मुश्किल है। देखें, अभी ये तो एक प्राइमरी जो है ना, ये बुनियादी तौर पे न्यूयॉर्क की जो एक क्वींस का इलाका बोरो जो तहसील होती है हमारे यहाँ कहते हैं, उसके मेंबर हैं, और ये इलेक्शन लड़ेंगे और अगले हफ्ते पता चलेगा। और वहाँ कहा जाता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में आप 5 नाम होते हैं, उनके बाद फिर जिस 5 नामों में से जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको मेयर बनाया जाता है। लेकिन यह है कि न्यू सेंस वैल्यू बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनाई, सोशलिस्ट से अपने आप को कहलाते हैं। बर्नी सैंडर्स जो बड़े मशहूर डेमोक्रेट्स हैं, सोशलिस्ट हैं, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बज़ाहिर तो लगता है कि बड़ी ज़बरदस्त ये फाइट होगी अगले हफ्ते। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ है उसको रिजेक्ट करेंगे। देखिए, बुनियादी तौर पे डेमोक्रेट्स हैं और ज़ाहिर है उस लिहाज से तो आपने देखा कि वो रिजेक्ट करेंगे। जब आ जाएंगे तो आपने देखा इख्तलाफात होंगे वहाँ पे, तो आपने देखा मुख्तलिफ़ रियासतों में मुख्तलिफ गवर्नर हैं, रिपब्लिकन के भी हैं और डेमोक्रेट से भी हैं, इस तरह मेयर भी मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं। तो वो ठीक है, वो पार्टी सेट के भी अपना आप नुक्ता नज़र रख सकते हैं। लेकिन ये बातें, इतनी सख्त बातें करना कि नेतन्याहू को, क्योंकि वो वॉर क्राइम का डिक्लेयर हो चुकी हैं और जिस तरीके से उनके पीछे पड़ी हुई है जनाब, हमने देखा इंटरनेशनल जितने भी लॉ के अदारे हैं, इस तरह मोदी साहब के बारे में जो सख्त साहब तो उनको कहना चाहिए, बुचरी कहना चाहिए, उनके बारे में बातें की हैं। तो मेरा ख्याल बहुत ही ब्लंट लहजा है और अपना जिसको कहते हैं, इन्होंने पिछले दिनों आपने देखा जिस अंदाज से न्यूयॉर्क बाकी जगहों पे एंटी इमिग्रेशन बड़े बड़े जलसे जुलूस निकले थे, और पैलेस्टाइन के हवाले से तो ख़ास तौर पे आपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना पड़ा, बाकी जगहों पे भी इन्हें ये भी गिरफ़्तार हुए थे, बहुत सारे लोग गए फिर बाद में आ गए। अब सवाल यही कि क्या इनके चांसेस बनते हैं। मेरा ख्याल है न्यू सेंस वैल्यू तो आमना जिस तरह उन्होंने बनाई है उनके चांसेस बड़े ज़्यादा हैं। अब आगे चल के पता चलेगा कि पार्टी लीडरशिप क्या फैसले करती है। पॉलिसीज़ के अगेंस्ट भी हैं और उनकी जो बयानियां है वो इतना सख्त है, वो इतना हैवी है कि उसका बोझ भी बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपकी प्रोडिक्शन है कि वो बन जाएंगे? बयानियाँ भी आप ना देखें, ये चांसेस लग रहे हैं, लेकिन आप देख लें प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में, आप जिस तरह कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। अभी हालिया दिनों में आपने देखा है एंटी इमिग्रेशन जो बड़े बड़े जलसे जुलूस निकले, उन्होंने कैलिफोर्निया के गवर्नर के बारे में कहा मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूँगा। उन्होंने फेडरल रिजर्व बैंक जो है उसके प्रेसिडेंट को कहा मैं तुम्हें भी गिरफ्तार कर लूँगा। तो ये हो सकता है कि इसको भी एक धमकी आ जाए कि खामोश हो दो, तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़े स्ट्रॉन्ग एक्टिविस्ट हैं, बड़ी भरपूर नौजवानों में सपोर्ट है, और जितने सोशलिस्ट हैं ना डेमोक्रेट में, और वो उनको बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनके चांसेस भी हैं। और दूसरी तरफ ये है कि अखबारात में बड़ा चर्चा है, सोशल मीडिया में इनका बड़ा चलता है कि ये बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर आके छा रहे हैं, तो बड़ी इन्होंने अपनी बैन बना दी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच इत्तेजाम साहब, इस पर आपने तज्जिया दिया। आप अपनी अगली स्टोरी की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं। पाकिस्तान और इसके 9 हमसाया ममालिक के दरमियान तिजारती खसारे में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। जी हाँ, माली साल 2025 के इब्तदाई 11 महीनों में ये खसारा 32.82% बढ़कर 11.17 बिलियन डॉलर तक जा पहुँचा है। गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में ये खसारा 8.41 बिलियन डॉलर था, जो अब 2.76 बिलियन डॉलर बढ़ चुका है।
सबसे ज़्यादा तजारती खसारा चीन के साथ रहा, जहाँ से दरामदात यानी इम्पोर्ट्स का जो हजम है वो बहुत ज़्यादा रहा, जबकि इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान और दीगर हमसाया ममालिक के साथ भी तिजारत का तवाज़ुन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहा। ये बढ़ता हुआ खसारा मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर, मईशत और पॉलिसीज़ पर सवालिया निशान बन रहा है। हुकूमत के पास हमसाया ममालिक के साथ तिजारत के तवाज़ुन को बेहतर बनाने के लिए ऑप्शंस क्या हैं, क्या करने की इस वक्त ज़रूरत है और इस वक्त क्या रुकावटें, चैलेंजेस क्या हैं, इस पर बात करते हैं। एहतशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन के ट्रेड अली फरीद ख्वाजा साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं और इन्वेस्टर भी हैं, तो इसी हवाले से उनका तजिया भी लेते हैं। अली साहब, आपका थैंक यू सो मच। हम सबसे पहले आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। आपका इस पर तजिया क्या है, क्या समझते हैं आपकी क्या वजह है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं ये इतना गैप पाया जा रहा है, ख़ास तौर पर इन ममालिक के साथ जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारी इम्पोर्ट्स में काफ़ी सर्ज आया है, इनमें इंडिया भी शामिल है सरप्राइजिंगली। इस इंफॉर्मेशन के 3-4 पहलू हैं। सबसे पहले तो ये कि दुनिया भर में ज़्यादातर जो ट्रेड होती है वो आप अपने नेबर्स के साथ करते हो फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि आपके करीब होता है तो आपको उन मार्केट का एक्सेस होता है। तो ज़्यादातर 90% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इज विद योर नेबर्स। इन द केस ऑफ पाकिस्तान ऐसा नहीं है और उसकी वजूहत हमें पता है कि एक तरफ भारत है, एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ ईरान है, तो और तीसरी तरफ पानी है, और तो फिर बचा सिर्फ चाइना ही। तो और चाइना के साथ जो, तो एक तो ये पहलू कि हमारी ट्रेड विद आवर नेबर्स इज नॉट इनफ। दूसरी जो है, जो आपने जो डेटा बताया कि हमारा उनसे डेफिसिट है और डेफिसिट भी बढ़ गया है, उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो चाइना के साथ है। अनफॉर्चुनेटली अगले फ्यूचर में क्योंकि ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गई है और हर कंट्री अब ये चाहता है कि उसकी एक्सपोर्ट बढ़े और वो ये चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग उनके मुल्क में आए। ये पूरा रजीम चेंज है, क्योंकि आज से पिछले 20 सालों में दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही थी और इंटरनेशनल ट्रेड को पसंद किया जा रहा था। अब हर कंट्री चाहता है कि उनकी एक्सपोर्ट बढ़े, तो इसका मतलब है कि कंपटीशन भी बढ़ गया है और साथ साथ चाइना जो पहले अपनी एक्सपोर्ट अमेरिका में करता था, उसको अपनी एक्सपोर्ट और ममालिक में करने की अब ज़्यादा ज़रूरत है। तो हो सकता है, और मुझे इस बात का काफ़ी खदशा है कि चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर, यानी पाकिस्तान में चाइनीज़ इम्पोर्ट्स जो है वो और बढ़ेंगी, क्योंकि चाइना नीड्स ऑल्टरनेटिव मार्केट, क्योंकि वो अमेरिका में नहीं सेल कर सकता। तो इस वजूहत की वजह से जो डेटा है इट्स नॉट सरप्राइजिंग, और ऑफ कोर्स ये डेटा एट रिस्क, एट ऑड्स है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और अपने डेफिसिट को सरप्लस पे कन्वर्ट करें। तो इट्स अ चैलेंज फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। एहतशाम साहब, आप क्या समझते हैं इस गैप को कैसे कवर करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर, और ख़ास तौर पे जब आपका पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है रीजन में चाइना, तो वहाँ पे क्योंकि हम अक्सर अपने प्रोग्राम में बात करते रहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें वैल्यू एडिशन वो बहुत ज़रूरी एक फैक्टर है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारी उसमें इतना सर्च नहीं देखा जा रहा, बल्कि दिन ब दिन वो कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप क्या समझते हैं मज़ीद क्या फैक्टर्स हैं जिनको देखने की ज़रूरत है? देखिए, हम ना एक तो आपने इशारा बड़ा वाज़े तौर पे कर दिया, मेरा ख्याल है वही एक बड़ी वजह है जो हम देख रहे हैं कि ट्रेड गैप हम देखते हैं जिस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आ रहा है, इस वजह से आ रहा है कि अब 75 सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे 4-5 आइटम्स हैं। आप देख लें, सर्ची गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, चमड़ी की मसनूआत हैं, रॉ कॉटन के हम बेच देते हैं। यही बात हो रही है कि वैल्यू एडिशन नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, कहाँ क्या लेके जाना है। और दूसरी बहस ये हो रही है एक मुद्दत के लिए, एक मुद्दत से हो रही है, वो ये है कि इम्पोर्ट्स पे कट लगाना वो कहते हैं ठीक नहीं। चलें, कई हवालों से तो इम्पोर्ट्स, आपने मशीनी इम्पोर्ट करनी है, रॉ मशीन इम्पोर्ट करना है, आपने फैक्ट्री लगानी है, वो भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं लग्जरी गुड्स भी आती हैं, गाड़ियाँ भी आती हैं, बेशुमार बड़े लोगों के लिए चीज़ें आती हैं। अभी देख लें $70 बिलियन की हमारी रफली इम्पोर्ट्स थी और तकरीबन 30 से $35 बिलियन की एक्सपोर्ट। अब वो 60 बिलियन पे आ गई हैं हमारी इम्पोर्ट्स। लेकिन एक तरफ FBR कहता है जी इम्पोर्ट्स पे कट मत लगाएं, 40% से ज़्यादा हमें रेवेन्यू कस्टम ड्यूटी से मिलता है और वो जब बाहर से सामान आता है तो उसी सूरत में होता है, लिहाजा इसे कट ना करें। असल बात है आमना कि देखें, हमें एक तो बाहर की मंडियाँ तलाश करनी है एक्सपोर्ट के लिए, दूसरा हुकूमत को चाहिए, एक तो आप देख लें हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखें इस तरह बुरे हालात में 2-3 सालों से है, हमारी एग्रीकल्चर मुश्किल हालात से गुजर रही है, इंडस्ट्री हमारी मुश्किल हालात से गुजर रही है। तो एक तो कहा जा रहा है कि हमारे पास सरप्लस गुड्स होते ही नहीं है कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। अगर होता भी है तो हमारे लिए हम देखते हैं कंपटीशन इतना ज़्यादा है, एक तरफ एक्सपोर्टर होता है कि जी हमारे जो है ना वो आप रिफंड रोक देख के बैठ जाते हैं, 200-300 अरब रुपए के रोके होते हैं। अगर स्ट्रीमलाइन किया गया, लेकिन अभी भी कहा जाता है कि इस हवाले से उनकी मदद करने की ज़रूरत है।
इंपोर्ट्स के हवाले से हमने एक ही तरीका है, गैर ज़रूरी तशहात वाली चीज़ें उनको रोकना चाहिए, उनकी इंपोर्ट्स बंद करनी चाहिए। एक साल बजट में हुकूमत ये बड़ी खाने पीने की अशिया जो उनको बंद कर देती हैं, जी दूध नहीं आना चाहिए बाहर से, मक्खन पनीर और इस तरह से अपना क्या कहते हैं स्वीट्स नहीं आनी चाहिए। अभी देखें इस साल बच्चों ने कहा तो उन्होंने कई हवालों से वो बाहर की स्वीट भी खोल दी हैं। भाई अगर आप देखना सारी दुनिया में आप देख लें कम से कम ये चीज़ें जिसके बगैर आप रह सकते हैं, जिस पे आप फॉरेन एक्सचेंज खर्च करके आप ये करना पड़ता है। अभी देखें साथ ही अभी आप देख लें दोबारा से यूज़ गाड़ियों को भी इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी जाती है। अभी 1 साल 2 साल के लिए हमने देखते हैं जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं कभी उनको फ़ायदा पहुँचाया जाता है, मादत के साथ माल उनसे खाया जाता है, उनकी बात सुन ली जाती है, और कभी बाहर लोग बैठे जो इंपोर्टर हैं गाड़ियाँ इंपोर्ट करने वाले उनसे माल खाया जाता है, उनको इजाज़त दे दी जाती है कि जी ठीक है गाड़ियाँ इंपोर्ट करें। प्रोसेस में फिर क्या मुल्क सफ़र करता है और फिर हमारा ट्रेड इम्बैलेंस ख़राब होता है। आखिरी बात चाइना के हवाले से, हम ना चाइना में बहुत सपोर्ट भी करता है, लेकिन चाइना के बारे में बड़ा मशहूर है, वो कहते हैं नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, वो बड़ा कदम फूंक के रखते हैं। अगरचे हमारा एक स्पेशल एग्रीमेंट भी है कि हमें फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन इतना वो फैसिलिटेट नहीं करते। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सरप्लस गुड्स पैदा करें, डाइवर्सिफाई करें, वैल्यू एडिशन करें, बजाय इसके कि रॉ कॉटन भेजें। बांग्लादेश की मिसाल लें, बाहर से कॉटन लेके सारी दुनिया में कपड़े बना के और गारमेंट्स बना के दे रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते? मेरा ख्याल इसकी ज़रूरत है। और फिर हमें ज़रूरत है अपने कम से कम 10 बड़े 12 आइटम जो है ना उनको भेजने की कोशिश करें, बजाय कि 5 आइटम मुद्दत से जो रखे हुए हैं 75 सालों से वही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप साथ ही रहिएगा। इकोनॉमी के हवाले से जहाँ पर हम देखते हैं कि हुकूमती सतह पर हम अक्सर बातें सुनते रहते हैं, डिजिटलाइजेशन या डिजिटल नेशन का जो एक ख्वाब है उस हवाले से अब इकदामात क्या हो रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। खबर यहाँ से ये है कि हुकूमत ने डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ के लिए 3 अहम कमेटियाँ तश्कील दी हैं जो अवामी सहूलत, आगाही और हुकूमती और निजी शोबे के दरमियान लेन देन को जदीद बनाने में किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आज़म ने रास जैसे कैशलेस निज़ाम को विफाक समेत तमाम सूबों में फ़ाल करने की हिदायत भी जारी कर दी है ताकि एक मरबूत कौमी निज़ाम तश्कील दिया जा सके, और इस सिलसिले में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट्स, इनोवेशन और गवर्नमेंट पेमेंट्स पर मुश्तमिल ये कमेटियाँ सिफारिशात देंगी जिनसे डिजिटल मईशत की राह हमवार होगी। ये सवाल लेकर मैं अली के पास जाऊँगी। अली, इक़दामात किए जा रहे हैं डिजिटलाइजेशन के लिए, आपको ये सफिशेंट लग रहे हैं या आपको लगता है कि अभी भी गुंजाइश है? ख़ास तौर पे अगर हम देखें रूरल और अर्बन एरिया में एक जो डिवाइड पाया जाता है वहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस ना होना, तो हम किस तरह से डिजिटल नेशन का ख्वाब पूरा कर सकेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और मगर उससे पहले मैं पिछले सवाल पर एक पॉइंट ऐड कर दूं कि जिस तरह कि यूएस भी जो है अब वो पाकिस्तान और बाकी ममालिक के साथ जो है वो नेगोशिएशन कर रहा है अपना ट्रेड डेफिसिट जो है उसको सॉल्व करने के लिए। पाकिस्तान के लिए यूएस सबसे बड़ी मार्केट है, तो ना सिर्फ हमें चाइना और बाकी ममालिक से प्रेशर होगा, इवन यूएस चाहेगा कि पाकिस्तान में उनकी इंपोर्ट्स ज़्यादा है और हमारी एक्सपोर्ट्स, उनकी इंपोर्ट्स हमारे पास ज़्यादा है। तो इसलिए जो है वो हालात काफ़ी मुश्किल है उस तरफ, और एक्सपोर्ट्स पे फोकस ज़्यादा देने का काफ़ी ज़रूरी है। नाउ कमिंग टू डिजिटलाइजेशन, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे कई पहलू है। एक तो ये है कि जब आप डिजिटलाइजेशन करेंगे तो आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होगी, आपका जीडीपी का साइज बढ़ेगा। दूसरा, ट्रांजैक्शन में एफिशिएंसी आएगी, कैश हैंडलिंग में कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो आपकी इकोनॉमी विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि टैक्स कलेक्शन, जब तक आप डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में नहीं जाएंगे तो टैक्स कलेक्शन आपकी नहीं बढ़ सकती। और चौथी कि करप्शन के बारे में भी हम काफ़ी बातचीत करते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। जब डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे तो उसमें करप्शन के चांसेस कम होंगे, तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। मुझे तो ये चीज़ें बड़ी बेसिक है, और इट्स ए नो ब्रेनर कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मस्ट फोकस ऑन इट, एंड इट्स ग्रेट के प्राइम मिनिस्टर ने ये कमेटीज बनाई है और इस पे वो फोकस कर रहे हैं। मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट उस लिहाज से हुई कि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट के अंदर भी इस सेक्टर को और इस इनिशिएटिव को काफी ज्यादा फोकस मिलेगा। आई वाज सरप्राइज्ड कि जो एक्सपेक्टेशन थी उतना कम से कम बजट के अंदर तो नहीं कुछ देखा गया। इनफैक्ट टैक्स ही लग गए थे डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर। तो ये जो कमेटीज है और प्राइम मिनिस्टर का जो फोकस है, इट्स अ कमेंडेबल थिंग, एंड दिस इज अ नेसेसिटी, नॉट अ लग्जरी और नॉट एन ऑप्शन। ठीक, एहतशाम साहब आपका टेक इस पे? देखिए, दो चीज़ें हम ना, ये आज भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने औरंगजेब साहब ने असम्बली में इसके बारे में बात की है कि हमने कैशलेस इकोनॉमी कैसे लेके आनी है, हमने एफबीआर को कैसे रीमैम करना है, रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, किस तरीके से टैक्स पेयर और टैक्स पेई के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको ख़त्म करना है। ये बातें हम सुन के बूढ़े हो गए हैं, हम ना ये होता नहीं है। ये इतना बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट बैठा हुआ है, बाहर जो लोग आप देख लें ब्लैक मार्केट पे लोग बैठे हुए हैं। देखिए, ब्लैक इकोनॉमी जो है रियल इकोनॉमी से बड़ी होगी। अब कहा जा रहा है 432
बिलियन डॉलर की हमारी इकानमी है, रियल इकानमी, और ब्लैक इकानमी का हजम इससे ज़्यादा बताया जा रहा है। अब इस वक्त भी कहा जा रहा है कि इतना कुछ करने के बावजूद जो है ना वो इस तरफ लोग नहीं आ रहे। हुकूमत ने बजट में बड़ी सख्त सज़ाएँ रखी हैं नॉन पायलट के लिए, सब कुछ करने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है जब तक कि FBR को रिवैम नहीं किया जाएगा आमना ये कभी भी नहीं होगा। दूसरा आप देख लें कि जब तक सारे लोग टैक्स नहीं देंगे कभी भी बात नहीं होगी। रोज़ाना बात होती, इस बजट में भी हुकूमत नाकाम हुई है। जिस तरह टैक्स वसूल करना था होल सेलर से, रिटेलर से, छोटे दुकानदारों से, सब कुछ करने के बावजूद वो टैक्स नहीं लिया गया। नतीजतन आप और मैं जो तवक्को कर रहे थे कि सैलरी क्लास पे बोझ कम होगा, वो बराए नाम ही हुआ है। तो अब सवाल ये है कि हुकूमत ये कब इस मामले में डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएगी, इसमें क्या मुश्किलात हैं। लेकिन असल मुश्किलात तो ये आमना कि एक पॉलिटिकल विल होती है, वो कितनी है वो इतनी नज़र नहीं आती। दूसरा FBR में जो लोग बैठे हैं, आपने देख लें शबर ज़ैदी आए, उनको निकाल के बाहर फेंका, रिज़ाइन करके चले गए। 6 बाहर से लोग PTI के ज़माने में लगाए गए थे FBR चेयरमैन। वहाँ पे जो लोग बैठे हैं अभी आप देख लें, ज़बरदस्ती कुछ लोगों को निकाला, नए लोगों को लाने की बात हो रही थी, अभी तक नए लोग वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से लेके नहीं आ रहे जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेके आएँ और बात अपनी मनवा सकें हुकूमत से भी। अच्छा, बेशुमार जगहों में मैं देखता हूँ मिनिस्टर और आप देख लें MNAs MPAs जो है ना वो सपोर्ट करने के लिए, बड़े बड़े कारोबारी लोगों की सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। वो कहते हैं छोड़ें जी ब्लैक इकॉनमी, आपके यहाँ बात कर रहे हैं, जितना टैक्स मिलता है ले लें। तो असल सवाल यही है कि जी आप अभी भी 25 करोड़ की आबादी में 100 अपना क्या कहते हैं सिर्फ जो है ना 1 करोड़ लोग जो हैं वो टैक्स पेयर की तादाद हुई है, और 50 लाख जो है ना वो सिर्फ जो है ना वो अपना नील फाइल करते हैं, कोई इनकम फाइल नहीं करते। तो नतीजतन तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में हमारा आमना हमारे लिए मुश्किलात इसलिए कि पाँव पे हम खड़े नहीं हो पा रहे, हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहीं हो ही नहीं रही, एक्सपोर्ट हमारी इसलिए नहीं बढ़ती कि आप देख लें जो चीज़ें बाहर भेजनी है वो भेज नहीं पा रहे, इंपोर्ट्स पे कट नहीं लगाते क्योंकि लोगों की ख्वाहिश ऐसी होती हैं। तो कहीं तो मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि अपनी बात मनवा ले और ये ख़ास तौर पे FBR की स्ट्रक्चरिंग करके इस मसले को तो हल करे। और ये कैशलेस इकोनॉमी का नारा खाली लगाया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही अल्फाज के गोरख धंधे से बाहर निकल के अमली इक़दामात भी हमें दिखाई देने चाहिए ना इवेंचुअली। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच इत्तेशाम साहब, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अली फरीद ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा अहम तज्जिया उन्होंने भी पेश किया, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। स्क्रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है आपसे, इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।